नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानसी। आज इस बुलेटिन में बात होगी वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के रुख की, बिहार में राहुल के दौरे की, देखेंगे गुजरात में हो रहे कांग्रेस के अधिवेशन की तैयारियों को, क्यों सुप्रीम कोर्ट से फिर लगी योगी सरकार को फटकार, जानेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बड़े बयान को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आम जनता पर महंगाई की मार, 50 रुपए महंगे हुए एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए बढ़ाई गई एक्साइज ड्यूटी। नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मिली ममता, पश्चिम बंगाल सीएम बोली, चाहे मैं जेल चली जाऊं पर आप लोगों की नौकरी नहीं जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गई 26,000 शिक्षकों की भर्ती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर हमला, कहा मोदी सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था को आईसीयू में पहुंचाया, दवाई इलाज पर महंगाई की भाजपाई गोली। और एडीआर ने जारी की राजनीतिक दलों को मिले चंदे की रिपोर्ट, कुल चंदे का 88% दान बीजेपी के खाते में, बीजेपी को मिले सबसे ज्यादा 2,243 करोड़ रुपए। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वक्फ बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर मणिपुर तक इसके खिलाफ नाराजगी नजर आई, लेकिन इन सब के बीच राहत भरी खबर ये रही कि इस कानून के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के लिए उन्हें सूचीबद्ध कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में चर्चा गर्म है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की असंवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सहमति दे दी है। वहीं दूसरी तरफ इस बिल के खिलाफ उठा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसी कड़ी में वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी एनसी के विधायक वक्फ कानून की कॉपी बेल में लेकर पहुंचे और उसे फाड़ दिया। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ बिल नामंजूर के नारे भी लगाए, जिसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य दलों ने एक बैठक कर विधानसभा में वक्फ कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन लाने की बात कही थी, जबकि बीजेपी के विधायक क्वेश्चन आवर चलाने की मांग कर रहे थे, जिस पर बवाल मच गया। सिर्फ यही नहीं, वक्फ को लेकर मुस्लिम समुदाय का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है, और ये गुस्सा उन लोगों पर ज्यादा फूट रहा है जो खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताते हैं, जैसे जेडीयू और आरएलडी। लेकिन इस बार मुस्लिम समुदाय के गुस्से का शिकार बीजेपी नेता हो गए। जी हाँ, मणिपुर में बीजेपी नेता को वक्फ संशोधन कानून का समर्थन करना भारी पड़ गया। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष असकर अली के घर को भीड़ ने आग लगा दी। यानी वक्फ पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है। लेकिन राहत की खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार की टेंशन खत्म होती नहीं दिख रही है, तो टेंशन बिहार चुनाव से पहले राहुल ने बीजेपी की बढ़ा रखी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने बिहार दौरे के दौरान केंद्र की मोदी सरकार, आरएसएस और नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। साथ ही राहुल ने पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में जातीय गणना, दलित आदिवासी अधिकारों जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। तो और क्या कुछ कहा राहुल ने, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार दौरे के दौरान केंद्र की मोदी सरकार, आरएसएस और बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में 38 मिनट के अपने भाषण में राहुल ने कई मुद्दों को उठाया और एनडीए सरकार पर तीखे प्रहार किए। इससे पहले उन्होंने बेगूसराय में कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिया और कन्हैया कुमार के साथ पैदल मार्च किया। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, महात्मा गांधी ने माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ लिखा था, लेकिन मोदी जी शायद माय एक्सपेरिमेंट्स विद लाइज लिखेंगे। शेयर बाजार में हालिया गिरावट पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शेयर बाजार की धज्जियां उड़ा दी हैं। आज मार्केट धराशायी हो गया है। वहीं आरएसएस पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा, संविधान में सावरकर की सोच नहीं बल्कि गांधी, नेहरू और अंबेडकर जैसे लोगों की सोच है। आज देश में आदिवासी और दलित सेकंड क्लास सिटीजन बन गए हैं। उन्होंने नीतीश सरकार पर अडानी अंबानी को फायदा पहुँचाने का आरोप लगाया और वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनी तो जनता के हित में काम होगा। राहुल ने जातीय जनगणना को जरूरी बताते हुए कहा, तेलंगाना में हमने जातीय जनगणना करवाई जिसका पूरा डेटा हमारे पास है। ये एक्सरे की तरह है जो लोगों को उनका हक दिला सकता है। उन्होंने 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ने की बात कही। राहुल ने दावा किया कि मजदूरी करने वालों में 90% दलित, आदिवासी और गरीब हैं,
जबकि कॉरपोरेट सेक्टर पर कुछ लोग कब्जा जमाए हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस में बदलाव का जिक्र करते हुए कहा कि अब पार्टी में 2/3 जिला अध्यक्ष दलित और गरीब वर्ग से हैं। अंत में अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा, पहले हम उतनी तेजी से काम नहीं कर सके, लेकिन अब गरीब जातियों को साथ लेकर बिहार का चेहरा बदलेंगे। राहुल ने पटना में ये साफ कर दिया कि वो इस बार पूरे दमखम के साथ बिहार चुनाव लड़ेंगे, जिसमें राहुल दलितों की आवाज को बुलंद करेंगे। तो बुलंद हौसले इस बार गुजरात में कांग्रेस के देखने को मिलेंगे। दरअसल बीते कुछ चुनावों के बाद से कांग्रेस अब निचले स्तर से अपने संगठन को मजबूत करने पर काम कर रही है। इसी कड़ी में पार्टी गुजरात में अपना आधार मजबूत करने के लिए 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में अधिवेशन कर रही है, जिसके लिए पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नजर अब मोदी के गढ़ गुजरात पर है और इसके लिए अभी से पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। हालांकि गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल का वक्त है, लेकिन कांग्रेस अभी से अपने संगठन को मजबूती से तैयार कर रही है। 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद में पार्टी का कन्वेंशन आयोजित हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पीसीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी समेत 3000 से ज्यादा डेलीगेट्स शामिल होंगे। इससे पहले गुजरात में कांग्रेस का आखिरी अधिवेशन 1961 में भावनगर में हुआ था और अब 64 साल बाद पार्टी ने एक बार फिर गुजरात का रुख किया है। राहुल गांधी संसद में कह चुके हैं कि हमने आपको अयोध्या में हराया है और हम आपको 2027 में गुजरात में हरा कर दिखाएंगे। यानी वो पीएम मोदी के घर में ही बीजेपी को हराने की बात कह रहे हैं। इसके लिए ही 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। इससे कार्यकर्ताओं में ये संदेश जाएगा कि अब पार्टी गुजरात में सक्रिय हो गई है और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व गुजरात में दिलचस्पी रखता है। इस अधिवेशन में कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। इस दौरान कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व गुजरात में पार्टी की स्थिति पर भी विचार विमर्श करेगा। शाहीबाग के ऐतिहासिक सरदार स्मारक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित होगी। आपको बता दें कि इससे पहले 8 मार्च को भी राहुल गांधी गुजरात दौरे पर थे, जहां उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेताओं को नसीहत दी थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि जो नेता कांग्रेस में रहकर बीजेपी की मदद कर रहे हैं, पार्टी को उनकी जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा था कि गुजरात नया विकल्प चाह रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे दिशा नहीं दिखा पा रही। अब ऐसे में कांग्रेस का ये अधिवेशन कितना कारगर साबित होता है, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीजेपी की धड़कनें अभी से बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस चुनाव से पहले ही गुजरात में अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें खड़ी होने वाली है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून के जरिए भूमि अधिग्रहण के बाद अब बीजेपी की मंशा मंदिरों के सोने को हड़पने की है। सपकाल के इस बयान ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ अधिनियम के जरिए भूमि अधिग्रहण करने के बाद अब केंद्र सरकार की नजर केरल के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी मंदिर में रखे भारी मात्रा में सोने पर है। नासिक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए सपकाल ने कहा कि जब अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया, तब पूजा स्थलों को सुरक्षित रखने की मांग उठी थी। इसके लिए 1913 में पुनर्वास अधिनियम के तहत वक्फ बोर्ड बनाया गया, जिसका उद्देश्य मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों सहित सभी धर्मों के पूजा स्थलों को विशेष अधिकार देना था। बीजेपी सरकार वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए भूमि हड़पने की कोशिश कर रही है और अब उनका अगला निशाना तिरुवनंतपुरम स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर का सोना है, जिसे श्री वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु का पवित्र स्थल माना जाता है। इससे पहले सपकाल ने रामनवमी के अवसर पर नासिक के कालाराम मंदिर में संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर पूजा की और कहा कि भगवान राम भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर के 1930-35 के सत्याग्रह का जिक्र करते हुए कहा कि अम्बेडकर को उस समय मंदिर में प्रवेश से रोका गया था, लेकिन आज वो संविधान के साथ वहां पहुंचे। मोदी सरकार का कहना है कि यह कानून मुस्लिम धार्मिक बंदोबस्त में सुधार लाएगा, लेकिन सपकाल के आरोपों ने विवाद को और हवा दे दी है। बीजेपी पर मंदिर के धन को हड़पने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने का संकेत दे दिया है। सपकाल के इस बयान ने एक बार फिर बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो सवाल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद से भी उठने लगे हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख ने बनारस में एक बयान दिया था, जो वक्फ विवाद के बीच चर्चा में बना हुआ है। उन्होंने अपने इस बयान में मुसलमान को आरएसएस में शामिल होने का निमंत्रण दिया, लेकिन साथ ही लंबी चौड़ी शर्तें रख दी, जिसके बाद देश की सियासत गर्मा गई है। तो आखिर क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिनों के बनारस दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसी सिलसिले में बीते दिन वो लाजपत नगर पहुंचे, जहां उनकी तरफ से दिया गया एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। यहां संघ प्रमुख ने कहा
कि मुसलमान आरएसएस ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वो भारत माता की जय के नारे लगाएं और भगवा झंडे की इज्जत करें। बनारस में आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संघ की विचारधारा में पूजा पद्धति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। भारत के सभी संप्रदायों, समुदायों और जातियों के लोगों का संघ की शाखाओं में स्वागत है, सिवाय उन लोगों के जो खुद को औरंगजेब का वंशज मानते हैं। उन्होंने कहा कि पंथ, जाति और संप्रदाय की पूजा पद्धतियां अलग अलग हैं, लेकिन संस्कृति एक है। ये जवाब उन्होंने तब दिया जब सत्र के दौरान एक स्वयं सेवक ने उनसे पूछा कि क्या वो अपने पड़ोसियों जो कि मुस्लिम हैं उनको शाखा में आमंत्रित कर सकता है या ला सकता है। स्वयंसेवक के सवाल के जवाब में संघ प्रमुख ने कहा कि भारत माता की जय बोलने वाले और भगवा ध्वज का सम्मान करने वाले सभी लोगों के लिए शाखाओं के दरवाजे खुले हैं। हिंदुत्व के कट्टर समर्थक माने जाने वाले भागवत की ये नरमी चौंकाने वाली है। जानकारों का मानना है कि यह कदम मुस्लिम समुदाय के बीच पैठ बढ़ाने और विपक्ष के संघ विरोधी नैरेटिव को कमजोर करने की रणनीति हो सकती है। विश्लेषक इसे मुस्लिम समुदाय में पैठ बढ़ाने और वक्फ बिल से बीजेपी की छवि को हुए नुकसान की भरपाई की कोशिश मान रहे हैं। अब संघ की यह रणनीति कितनी कारगर साबित होती है, ये तो देखना होगा। भागवत ने अपने बयान से भले ही वक्फ बिल के बीच मुस्लिमों को साधने की कोशिश की हो, लेकिन उनका ये दांव कहीं उल्टा पड़ सकता है, जिससे एक बार फिर बीजेपी की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वैसे मुश्किलें तो एक बार फिर योगी सरकार की बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल सीजेआई संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति पर सख्त नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे बेतुका करार देते हुए कहा कि महज पैसे न चुकाने को अपराध नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत प्रथा को रोकने के लिए पुलिस पर जुर्माना लगाने की चेतावनी तक दे दी है और जांच अधिकारियों को जवाबदेही तय करने का निर्देश भी दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। सीजेआई संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश में सिविल विवादों को आपराधिक मामलों में तब्दील करने की प्रवृत्ति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने इस प्रक्रिया को सरासर गलत और बेतुका बताते हुए कहा कि सिर्फ पैसों के लेन देन जैसे दीवानी मसलों को अपराध की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। सीजेआई ने जांच अधिकारियों को गवाह के कटघरे में खड़े होने का निर्देश दिया और कहा कि वो खुद बताएं कि ऐसे मामले कैसे आपराधिक बनते हैं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि भविष्य में इस तरह के मामलों में पुलिस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सीजेआई ने कहा ये चार्जशीट दाखिल करने का तरीका नहीं है। वकील भूल गए हैं कि सिविल अधिकार क्षेत्र भी मौजूद है। उन्होंने पुलिस उप महानिदेशक से इस मुद्दे पर पहल करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में भी इस समस्या पर टिप्पणी की थी, जब धोखाधड़ी और विश्वासघात के एक मामले में यूपी की इस प्रथा को गलत ठहराया गया था। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम इस मामले को पास ओवर कर रहे हैं, लेकिन आगे से यूपी से आने वाले हर ऐसे मामले में कठोर कार्रवाई होगी। उनका मानना है कि यह रोजाना की प्रथा बन गई है, जो न्यायिक प्रणाली के लिए चिंताजनक है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर योगी सरकार पर सख्ती दिखाई है, तो इस बीच आज एक बार फिर भारतीय और वैश्विक शेयर बाजारों में भारी गिरावट दर्ज हुई है, जिसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति को माना जा रहा है। सेंसेक्स 2226 अंक और निफ्टी 742 अंक गिरावट के साथ बंद हुए। इससे निवेशकों को 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जिससे बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय शेयर बाजार और वैश्विक बाजारों में भारी गिरावट देखी गई, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाल ही में घोषित व्यापक टैरिफ नीति को माना जा रहा है। बीएसई सेंसेक्स 2226 अंक गिरकर 73,137 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 742 अंकों की गिरावट आई और ये 22,161 पर आ गया। निवेशकों की संपत्ति में लगभग 19 लाख करोड़ रुपए की कमी आई, क्योंकि बीएसई की लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 403 लाख करोड़ से घटकर 384 लाख करोड़ रुपए हो गया। ये गिरावट ट्रंप के 2 अप्रैल को घोषित टैरिफ से शुरू हुई वैश्विक उथल-पुथल का हिस्सा है, जिसमें भारत पर 26% टैरिफ सहित कई देशों पर भारी आयात शुल्क लगाया गया। इसके जवाब में चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर 34% टैरिफ लगाया, जिससे वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका बढ़ गई। अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को भारी बिकवाली के बाद सोमवार को एशियाई बाजारों जैसे कि जापान के निक्केई और ताइवान में भी तेज गिरावट दर्ज हुई। जानकारों का कहना है कि ट्रंप के टैरिफ से वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ गया है। जेपी मॉर्गन के अर्थशास्त्री ब्रूस कॉसमैन ने 2025 में वैश्विक मंदी की संभावना को 60% तक बताया। भारत में विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में 13,730 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ा। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अन्य देशों की तुलना में कम प्रभावित हो सकता है, बशर्ते वो अमेरिका के साथ बेहतर व्यापारिक समझौता कर ले। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। वह जब किसी भी
राज्य में चुनाव होते थे तो केंद्र सरकार ये कोशिश करती थी कि किसी तरह चीज़ों के दाम बढ़ने ना पाए, महंगाई होने ना पाए। लेकिन जनता के वोटों से जिन्हें फर्क पड़ता था वो ऐसा सोचते थे। बीजेपी की सरकार शायद ऐसा नहीं सोचती है, इसीलिए आज गैस के दाम बढ़ा दिए गए, पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए और डीजल के दाम भी बेतहाशा बढ़ा दिए गए हैं। अब इसके लिए हो सकता है केंद्र सरकार ट्रंप के टैरिफ्स को जिम्मेदार बता दें, जैसे कि अभी तक के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार बताते थे और उससे पहले के लिए औरंगजेब को भी तो। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।